गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिसर्स क्लासेस। आप सभी का नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। हमने बिहार स्पेशल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करा था और कल जो हमने जीआई टैग की चर्चा की थी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे फटाफट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार मंत्रिमंडल लिस्ट 2022। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस नए मंत्रिमंडल के अंतर्गत 31 विधायकों यानी कि एमएलएज को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के 17 और जनता दल यूनाइटेड के 12 तथा 4 मंत्री अन्य विभिन्न दलों से सम्मिलित हैं। बिहार मंत्रिमंडल लिस्ट 2022 के जो लिस्ट हैं, मैं उसके नाम बताना चाहूंगी। सबसे पहले नीतीश कुमार जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव वन पर्यावरण, आलोक मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार, अनीता देवी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सुरेंद्र यादव सहकारिता, चंद्रशेखर शिक्षा, ललित यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जितेंद्र राय कला संस्कृति व युवा, रामानंद यादव खान व भूतत्व, सुधाकर सिंह कृषि, सर्वजीत कुमार पर्यटन, सुरेंद्र राम श्रम संसाधन, कार्तिक सिंह गन्ना उद्योग, शहनवाज आपदा प्रबंधन, इजराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी, समीम अहमद विधि एवं न्याय, समीर महासेठ उद्योग, विजय चौधरी वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य, विजेंद्र यादव ऊर्जा योजना, अशोक चौधरी भवन निर्माण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, संजय झा जल संसाधन सूचना व जनसंपर्क, मदन साहनी समाज कल्याण, शीला कुमारी परिवहन, लेसी सिंह खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण, जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण, जयंत राज लघु जल संसाधन, सुनील कुमार निबंधन उत्पादन व मद निषेध, मुरारी प्रसाद गौतम जो कि कांग्रेस से हैं पंचायती राज, अफाक आलम कांग्रेस से पशु एवं मत्स्य संसाधन, संतोष कुमार सुमन जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्य हैं, उनको अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय हैं, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसका अच्छा सा आप सभी स्टूडेंट्स इसका अच्छा सा एक रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि मे भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जैसे कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार विगत काफी वर्षों से बिहार के साथ जुड़े हैं और 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है राजद में जाने के बाद। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को राज्यपाल फागू चौहान ने 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को इस्तीफा देने से पहले एनडीए से अलग होने की घोषणा करते हुए 164 विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने पहली बार वर्ष 2000 में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 7 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। नेक्स्ट, बिहार की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह वेधशाला पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। इसकी स्थापना 1916 में उक्त कॉलेज परिसर में छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के टूरिस्ट प्लेस तथा तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय। 5 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में स्थित तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्र और मंडी शहरों को नगर निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगर एवं आवासन विभाग पहाड़ी क्षेत्र,
तीर्थ स्थल, पर्यटन क्षेत्र, मंडी शहर को नगर पालिका के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। इस प्रस्ताव के तहत 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं 30,000 से 1.5 लाख तक की आबादी वाले इन स्थलों को नगर परिषद और 9,000 से 30,000 तक की जनसंख्या वाले स्थलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बिहार को 15वां स्थान। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वां स्थान मिला है। नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के प्रभावी तुलना के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक 18.01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंक के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड 17.67 अंक दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड 11.00 अंक सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। क्लाइमेट चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा है। और क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज हमें बहुत तेज गति से देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कि आप लोगों ने इस बार देखा, इस बार पटना और बिहार के कई क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट वेव देखने को मिला और टेम्परेचर 47 से लेकर 48 डिग्री तक पहुंच गई, जो कि हर साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे ये अनुमान निकलता है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन आकस्मिक होता है, इंस्टेंट होता है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं 40 से 45 से 46 डिग्री तक हमने टेम्परेचर को झेला है। इसका मतलब है कि हमारे क्लाइमेट के साथ जो वेदर का कंडीशन है वो इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस बार के टेम्परेचर में जो इतनी सारी बढ़ोतरी देखने को मिली, टेम्परेचर 46 to 47% तक हाई हो गया, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है क्या, तो इसकी चर्चा करते हैं। 17 जुलाई 2022 को बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपियन यूनियन एवं जर्मनी की एक संस्था GIZ द्वारा यह लैब स्थापित की गई है। ऐसी लैब बिहार में पहली बार स्थापित की गई है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगी। प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2040 तक राज्य में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क। 15 जुलाई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा के ESI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए निविदा कर दी। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट, आरा बलिया रेलवे लाइन। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में बक्सर पटना लाइन पर स्थित जगजीवन हॉल्ट
भोजपुर जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह रेलवे लाइन आरा के नैनी जोड़ से गंगा नदी पुल पार कर छपरा के हल्दी होते हुए छपरा वाराणसी रेल लाइन से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह 2022। 12 जुलाई 2022 को बिहार विधानमंडल शताब्दी समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गौरवशाली अतीत के प्रतीक शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में एक कल्पतरु का पौधारोपण भी किया। कल्पतरु को कल्प वृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 44 रत्नों में कल्पतरु भी एक था। बिहार विधानसभा के मुख्य गेट के सामने करीब 3 करोड़ की लागत से निर्मित 40 फीट ऊंचा शताब्दी स्मृति स्तंभ लगा है। इसमें पीपल का पेड़ 15 फीट का है, जो बिहार के लोगो यानी कि प्रतीक महाबोधि वृक्ष से लिया गया है। इसकी चौड़ाई 25 फीट का अष्टकोणीय स्तंभ है। इसके लिए आधार 35 फीट का बनाया गया है। कुल मिलाकर यह स्तंभ इस पीपल के पेड़ में 243 पत्ते हैं, जो बिहार विधानसभा के कुल 243 सदस्यों के प्रतीक है। इस पेड़ में 9 शाखाएं, 38 डालियां हैं, जो क्रमशः बिहार के 9 प्रमंडलों और 38 जिलों के प्रतीक हैं। स्मृति स्तंभ का आधार पिंक स्टोन का बना है। ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है। आपसे जब बात की जाएगी, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्मृति स्तंभ, तो ये भी सवाल मेरे अनुसार आपके बिहार स्पेशल में वीवीआई हो सकते हैं। आपको इसका पूरा ख्याल रखना है कि स्मृति स्तंभ का आधार पिंक स्टोन का बना है। पूरा शताब्दी पेड़ कांस्य यानी कि ब्रोंज का तैयार किया गया है। इसके चारों ओर कांस्य के 4 स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। इसे बिहार के मूर्तिकार और अमृत प्रकाश शाह और जीतू ने तैयार किया है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये हमारे एंशिएंट से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसको कि मॉडर्नाइजेशन करके नए तरीके से आपके बिहार स्पेशल के करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का आप अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से उसको दोबारा से जितना हो सके रिवीजन करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फिर बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपके हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ही टचअप करना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उनको टच नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिनों का ही वक्त बचा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आजादी के बाद बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले 3 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद यहाँ आ चुके हैं। स्मरणीय है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बिहार का पहला गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनाया गया। 7 फरवरी 1921 को इसी भवन में बिहार उड़ीसा विधान परिषद भवन में पहली बैठक हुई थी। आप सभी को पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे अब तक 2 राज्य अलग हो चुके हैं। सबसे पहला अलग होने वाला राज्य उड़ीसा था, उसके बाद दूसरा अलग होने वाला राज्य आपका झारखंड था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। 3 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020 या 21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़कर 29,827 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य को 2004 या 5 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
राज्य के 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। बिहार राज्य में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इन 12 स्टेशनों में सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहले मुगल सराय स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तथा धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। इसी वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनर्विकास से जुड़े कार्य पूरे होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। चलिए नेक्स्ट, पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन। 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन किया। यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 3,831 करोड़ रुपए है। इस सड़क को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे पथ का काम पूरा हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। संपूर्ण परियोजना को फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले ये है क्या, इस पे आइए चर्चा करते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले की पहल की है, जिसके तहत 5 जिलों में प्लग एंड प्ले यानी कि प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा। जमीन से लेकर बिजली पानी तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कैंपस भागलपुर, बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर, कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया पश्चिमी चंपारण और सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में शेड का निर्माण किया जाएगा। प्लग एंड शेड निर्माण का उद्घाटन वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, यानी कि एक कदम औद्योगिकीकरण की ओर, एक कदम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर। बिहार में सारे चीजों की कमी नहीं है। जिस तरह आप देखोगे कि कृषि के हिसाब से बिहार एक अच्छा स्थान रखता है, लेकिन बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है, औद्योगिकीकरण की कमी है, जिसके वजह से माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है हमारे बिहार से। तो इस चीज में बिहार सरकार की ये पहल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब की तरफ है कि हमारे बिहार में भी अब उद्योग अग्रसर रहेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे बिहार के इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। थारू और सुरजापुरी भाषा। 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि BHDS के अनुसार बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां, जिसका नाम थारू और सुरजापुरी है, विलुप्त होने के गंभीर संकट का सामना कर रही है। थारू भाषा भोजपुरी और मैथिली से मेल खाती है और यह थारू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों में बोली जाती है। सुरजापुरी भाषा बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से बनी है और इसको बोलने वाले मुख्य रूप से राज्य के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया और अररिया जिले में रहते हैं। इस भाषा को किशनगंजिया नाम से भी जाना जाता है। जो भी ये ज़्यादातर सुरजापुरी भाषा मुस्लिम समुदाय में बोली जाती है, वैसा मुस्लिम समुदाय जो कि बंगाली कल्चर में रहते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मुस्लिम समुदाय बंगाली कल्चर में रहते हैं उनके तरफ से ये भाषाएं ज्यादा बोली जाती है, खास करके किन किन जिलों में, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु। 7 जून 2022 को पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया है।
इसे सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है। यह सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। यह 5.6 किलोमीटर लंबा है। यह 5.6 किलोमीटर लंबा है। उल्लेखनीय है कि इस पुल पर पश्चिमी छोर का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 जुलाई 2020 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने राज्य के समस्तीपुर और बक्सर जिलों में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ONGC को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी कि PEL की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट, समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल की खोज अत्याधुनिक तकनीक से की जानी है। वहीं बक्सर के 52.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की जाएगी। तो ये भी एक VVI क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे ज्योग्राफी से इंटरकनेक्टेड करके पूछा जा सकता है। क्योंकि आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो फैक्चुअल्स होते हैं कि जो अभी रिसेंट में घटा है या आने वाले समय में वो होने वाला है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हिस्ट्री से वो इंटरकनेक्टेड हो, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरकनेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दी जाती है और वो उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, गिद्धेश्वर पर्वत पर मिले पुरातात्विक अवशेष। बिहार के जमुई जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण में लछुआर के पास गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन काल के मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जमुई जिले में अवस्थित गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों में पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य पटना स्थित बिहार संग्रहालय के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। गिद्धेश्वर से अन्वेषण में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष प्रागैतिहासिक काल के बताए जा रहे हैं। बिहार, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो बिहार के 2 स्थानों पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये भी आपका VVI हो सकता है। बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। फुलवरिया में 20 मेगावाट व दुर्गावती में 30 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित प्लांट नवादा के फुलवरिया डैम के समीप है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस डैम की ऊंचाई 46.3 मीटर और लंबाई लगभग 1615.4 मीटर है। दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी कि वस्त्र व चर्म 2022। 26 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सहित कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। गया का नाम गयाजी रखने का प्रस्ताव, गया का नाम गयाजी रखने का प्रस्ताव आया है। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। 13 मई 2022 को गया नगर निगम के गया का नाम गयाजी रखने को लेकर प्रस्ताव को पास कर दिया गया है तथा इसे बिहार सरकार के पास भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 11 मई 2022 को गया नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गया का नाम बदलकर गयाजी करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। गया शहर का नामकरण के पीछे यह मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने एक द्वंद्व युद्ध में गयासुर का वध किया था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यहाँ स्वयं भगवान राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। ये बात तो आपके पाश्चात्य की है और त्रेता युग की है, सतयुग की है, लेकिन ये हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। कहा जाता है ये कि राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था और जिस नदी पे किया था उस नदी का नाम है फाल्गु नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है और एक
प्रायद्वीपीय नदी है जो बिहार के दक्षिणी छोर में प्रवाहित होती है और गंगा के साथ मिलती है, जो कि गया में प्रवाहित होती है। तो आप सभी इस नदी का भी नाम याद रखिएगा, वो नदी है फाल्गु नदी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022, 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस समिट का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर किया था। क्योंकि अगर मई 2022 के पहले देखा जाए तो 1-1.5 साल पहले तक हमारे भाजपा से जो एमएलए थे तारकिशोर प्रसाद, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में इनकी सरकार गिरने के बाद राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री पद का पदभार दिया गया। तो आपको 2022 के अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम याद नहीं रखना है, आपको तारकिशोर प्रसाद जी का नाम याद रखना है, जो कि अब भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस समिट में देश के नामी गिरामी 110 कंपनियों ने भाग लिया और राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई। नेक्स्ट, मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 राज्य बना बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्ष 2021 से 2022 में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन कर देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। बिहार ने यह उपलब्धि ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है। इससे पहले ओडिशा मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन हुआ, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है। पिछले वर्ष बिहार में 23,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ था। वहीं 3 वर्ष पहले राज्य मशरूम उत्पादन के मामले में 13वें पायदान पर था। मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन 9.89% हिस्सेदारी है। 9.66% की हिस्सेदारी के साथ ओडिशा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामले, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। या घरेलू हिंसा की बात करें, अब तो हिंसा सामाजिक तौर पे भी हो रही है। दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो रही है और हमें इस पे काम करने की जरूरत है। सरकार को इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ जो इस तरह के उत्पीड़न आज भी हमारे समाज में हो रहे हैं, ये किस तरह कम किया जाए और इसे खत्म किया जाए। आप और हम मिलकर ही इसकी पहल कर सकते हैं। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा ना कि सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामले, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से संबंधित जारी की गई एक रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार, कर्नाटक 48% के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम 2.1% है। महिलाओं के बीच शारीरिक हिंसा का अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों में 32%, शहरी क्षेत्रों में 24% की तुलना में अधिक है। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 32% विवाहित महिलाएं 18 से 49 वर्ष ने शारीरिक, यौन और भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की अवधारणा रखी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। पशुओं के नाम पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में पक्षी जनगणना के आंकड़े। इस गणना के अनुसार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई हैं। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। इनमें 80 प्रजातियां जलीय पक्षियों की है, जिनमें लेसर व्हिस्लिंग डक, एशियन ओपन बिल्ड स्ट्रॉक एंड लिटिल
कॉर्मोरेंट तथा कॉमन कुट गढ़वाल आदि शामिल हैं। गणना के अनुसार जलीय पक्षी का वितरण निम्न प्रकार है: गोगाबिल झील 4,973, इंद्रपुरी बैराज 2,641, नागी नकटी डैम 2,430। फरवरी 2022 में शुरू की गई यह गणना बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से कराई गई है। यानी कि हमने जितने नामों की चर्चा की, ये वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि स्थल है, जिसे कि हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और वेटलैंड के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, जितने भी वेटलैंड्स हमारे इंडिया में हैं उन्हें रामसर साइट्स के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, अभी पूरे भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। धान की नई किस्म हीरा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन 27 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक बैठक में धान की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। इस नई किस्म का विकास भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह व उनकी टीम द्वारा किया गया। धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी। इसकी उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से 1.5 गुना यानी कि अर्थात 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट, बाबू बिहार कुंवर सिंह विजयोत्सव 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया है। 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया है। इस विजय उत्सव में एक साथ 77,993 झंडे फहराकर सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा। लोहार एक जाति है जिससे कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिया गया है। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल। 12 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के अनुसार सालाना बजट खर्च के मामले में बिहार नए कीर्तिमान बनाते हुए एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। सालाना बजट खर्च के मामले में बिहार 5 राज्यों से आगे है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। साल 2005 में पहली राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी। आमदनी भी 4 अंकों में ही सीमित थी, जो वर्तमान में 56,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। राज्य के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, बाबा केवल धाम राजकीय मेला। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड अंतर्गत इंद्रवाड़ा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह मेला चैत्र मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर 10वीं तक आयोजित किया जाता है। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, निपुण बिहार योजना। बिहार सरकार द्वारा जून 2022 में निपुण बिहार योजना लागू की गई। योजना के तहत बच्चों को पढ़ने, लिखने, अक्षर पहचानने, उसके अर्थ बताने, जोड़ घटाव और आयु सापेक्ष अनसंख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। किस फोर्स का गठन किया गया? तो टास्क फोर्स, यानी कि ये जो बच्चों के
शिक्षा के लिए जो योजना लाई गई है, उस योजना को टास्क फोर्स के गठन के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षा, मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के मध्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु निपुण भारत योजना प्रारंभ की गई। इसे ही राज्य सरकार में निपुण बिहार नाम से शुरू करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट में बिहार को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बिहार की रैंक 15वीं, जबकि स्कोर 38.3 है। यह सूचकांक 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, यानी कि आपके विश्वनाथ आलेंकर जी के पहले जो राज्यपाल थे फागू चौहान जी, उन्होंने, अब इसके सामने आप भूतपूर्व लगा दीजिए कि ये अब भूतपूर्व बिहार के राज्यपाल हैं, ने फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई है। बिहार राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्त के 3 पद हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। बिहार राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जून 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। 28 मार्च 2022 को विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक के तहत मास्टर प्लान की जरूरत के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाली जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इससे पहले शहरी विकास के लिए अधिग्रहण के समय 80% जमीन मालिकों की सहमति या कुल भूभाग के 80% हिस्सों के जमीन के मालिकों की सहमति की बाध्यता थी। नेक्स्ट, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्य के लिए 70 वर्ष तय की गई है। पहले अध्यक्ष के लिए 72 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 वर्ष सीमा तय थी। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में अब राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी। सर्च पैनल 3 सबसे उपयुक्त लोगों के नाम का सुझाव राज्य सरकार को देगा। इसके बाद राज्यपाल की सहमति को लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ बने रहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के साथ जुड़े रहिए ताकि आप रिकॉल अपने आप को कर पाए, जैसे कि मैं हर दिन कह रही हूँ और आज भी इसको कह रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड डू स्टडी हार्ड। बाय।